प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 17 अप्रैल को वोटिंग होगी और 2 मई को नतीजे आएंगे। एक रिपोर्ट देखिए। अन्नदाता आज 4 महीने से बैठा है, उसकी जो तप है ना, उसकी जो ज्वाला है ना, वो उगल रही है। ये इनके सपनों को जला के राख कर देगी। सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश है, वो कांग्रेस पार्टी की हार का कारण बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन तीनों उपचुनाव में जीतेगी। 3 सीटों पर रण का ऐलान हुआ और रणबांकुरे जीत का दावा करने लगे, क्योंकि युद्ध में रणनीतियों की ही नहीं दावों की भी जरूरत पड़ती है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उन्हें चुनावी समर के लिए एकजुट करने के लिए उपचुनावों में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। उपचुनावों को देखते हुए कांग्रेस में सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की खाई भी पड़ती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गई हैं, जिसकी वजह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पहल मानी जा रही है। आपको बता दें कि 16 मार्च को ही प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसके बाद चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। इन तीनों सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होगा। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद में उपचुनाव। 23 मार्च से 30 मार्च तक नामांकन। 3 अप्रैल तक नाम वापसी हो सकेगी। 2 मई को मतगणना होगी। बल्लभनगर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान नहीं। कोरोना काल में पहली बार विधानसभा उपचुनाव। उपचुनाव में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोरोना के चलते ऑनलाइन नामांकन भरे जा सकते हैं। चुनावी सभा, वाहनों की अनुमति जैसे काम ऑनलाइन होंगे। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव होंगे। इन 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी ने चुनाव जीता था। सहाड़ा विधानसभा सीट से कैलाश त्रिवेदी विधायक थे, जिनके निधन से यह सीट खाली हो गई। सुजानगढ़ सीट मास्टर भवनलाल के निधन की वजह से खाली हुई है। वहीं राजसमंद विधानसभा सीट से बीजेपी की किरण माहेश्वरी थी, जिनके निधन से ये सीट खाली हो गई है। वहीं राज्य की 4 विधानसभा सीटों में उदयपुर की वल्लभनगर सीट भी खाली है, जहां से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का 20 जनवरी को निधन हो गया था। अभी उनके निधन को 7 महीने नहीं हुए हैं, जिसके कारण यहां का चुनाव अब जून के बाद होगा। अगर बात मतदाताओं की करें तो सहाड़ा विधानसभा में कुल 2,47,400 मतदाता हैं, जिनमें से 1,24,100 पुरुष और 1,23,300 महिलाएं हैं। सुजानगढ़ में 2,74,792 मतदाता हैं, जिनमें से 1,43,374 पुरुष और 1,31,418 महिला मतदाता हैं, जबकि राजसमंद विधानसभा में 2,21,610 मतदाताओं में से 1,12,718 पुरुष और 1,08,892 महिला मतदाता हैं। मतदान के लिए सहाड़ा में 387, सुजानगढ़ में 418 और राजसमंद में 340 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना के चलते ऑनलाइन नामांकन की भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। 3 जिलों में घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके तहत सरकारी वाहनों के उपयोग पर भी रोक रहेगी। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री जैसे पोस्टर, पैम्फलेट के प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनावी खर्चे पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। चुनावी खर्च की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर 30.80 लाख रुपए कर दिया गया है। बहरहाल बिगुल बच चुका है और दलों पर अब अपने प्रत्याशियों की घोषणा का दबाव है। दोनों ही दल जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे, जिनका फैसला जनता जनार्दन करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दौसा के छारेड़ा गांव में 27 मार्च को किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत भाग लेंगे। किसान महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। 23 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून लागू किए हैं देश के ऊपर। उससे किसान परेशान है, जो कि आज हिंदुस्तान का किसान हर जगह पंचायत कर रहा है और अपनी बात कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। उन कानूनों को रद्द करने के लिए एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है पचवारा की धरती पर, जिसके अंदर जो कि राष्ट्रीय किसान नेता हैं
टिकैत की और उनकी जो 11 सदस्यीय जो कमेटी है वो कमेटी पूरी उसमें भाग लेगी। पाली के सूजत में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां अलावास मार्ग पर बदमाशों ने पिस्टल के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार 3 बदमाश युवक से 1 किलो सोने के आभूषण से भरा बैग लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने आनन फानन में मामले की जानकारी पुलिस को दी। रिपोर्ट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करते हुए कार्रवाई की, लेकिन लुटेरों का सुराग नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि 1 किलो सोने के जेवरात की कीमत लाखों में है। इसके बाद जान जोखिम में लेकर मोहनलाल ने अकेले बाइक पर जाने की बात पुलिस के गले नहीं उतर रही है। वहीं सुनसान इलाके से पहले हुई लूट की घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे तो राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 100 रुपए और डीजल के दाम करीब 92 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां आज भी 90 रुपए से कम कीमत पर पेट्रोल और 89 रुपए प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। दरअसल राजस्थान की सीमाएं गुजरात से लगती हैं और गुजरात में वैट कम होने से यहां पेट्रोल के दाम राजस्थान से कम है। ऐसे में गुजरात की सीमा से लगते डूंगरपुर के लोग गुजरात की सीमा में जाकर पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, जिससे प्रदेश के कई पेट्रोल पंप वीरान पड़े हैं। वहीं सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, जालोर और बाड़मेर का भी यही हाल है। समस्या यह है कि यहाँ से गुजरात बॉर्डर 3-4 किलोमीटर पड़ता है। हमारे डीजल में 3 से 4 रुपये ज़्यादा है और पेट्रोल में 10 से 11 रुपये ज़्यादा है, तो बिल्कुल ही सेल कम हो गई है। मैं गांव से, मेरा सीकर के पास में है खूड, पर यहाँ गुजरात राजस्थान में महंगा है, इसीलिए गुजरात में भरा रहे हैं। यहाँ डीजल राजस्थान से 3 रुपया सस्ता पड़ता है और पेट्रोल 10 रुपया सस्ता है। इसकी वजह से यहाँ हमारे बहुत गाड़ियाँ आती है राजस्थान से और डीजल और पेट्रोल लेती है। हम दिन का 30,000 लीटर बेचते हैं डीजल। भरतपुर की कामा पुलिस ने 4 गौवंश समेत एक गाड़ी को जब्त किया है। गौतस्कर हरियाणा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने गांव विरार के पास घेराबंदी की और गाड़ी को जब्त कर लिया। हालांकि गौतस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। विरार गांव में एक स्कॉर्पियो गाड़ी स्लेटी रंग की, जिसमें गाय भर रखी है, गौतस्कर लेके आ रहे हैं। सूचना पर हम विरार गांव पहुंचे तो स्कॉर्पियो गाड़ी स्कूल के पास छोड़कर अज्ञात मुलजिम भाग गए। गाड़ी के अंदर देखा तो जिसमें 3 गाय, 1 बछड़ा। अस्पताल में बिल्डिंग है, संसाधन है, लेकिन नहीं है तो डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी। हैरान करने वाली यह हकीकत दौसा की है। दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया जब शहर के सैंथल मोड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे तो चिकित्सा व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। पीएचसी के प्रभारी तारिक हुसैन सहित अस्पताल का अधिकतर स्टाफ नदारद मिला। जब डीएम ने पीएचसी की पड़ताल की तो पता चला कि 3 एएनएम पिछले 3 महीने से अस्पताल में नहीं आई हैं। कलेक्टर ने सभी लापरवाह कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर निदेशालय में भिजवाई है। मैं अर्बन पीएचसी सैंथल मोड़ पे जो स्थित है उसका अचूक निरीक्षण किया गया और ये पीएचसी के जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें देखा गया कि मेडिकल ऑफिसर अनुपस्थित थे और ये कोविड वैक्सीनेशन का सेंटर भी है और अन्य सेवाओं के लिए भी ये अर्बन पीएचसी है। तो डॉक्टर मेडिकल इंचार्ज डॉक्टर तारिक हुसैन एब्सेंट थे और पूछा गया आसपास के जो कर्मी की वो काफ़ी टाइम से नहीं आते और काम के प्रति उनकी काफ़ी लापरवाही है और इसमें एक डिटेल्ड नोट बना के एक उनके चार्जेस फ्रेम करके आगे की डिसिप्लिनरी कार्रवाई कर रहे हैं। इसको श्रीगंगानगर में भारतीय सेना की ओर से स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। 1971 भारत पाक युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में विजय वर्ष का आयोजन किया गया। दिल्ली से रवाना हुई स्वर्णिम विजय ज्योति मशाल श्रीगंगानगर पहुंची। यहां ज्योति मशाल का भव्य स्वागत किया गया। स्वर्णिम विजय मशाल को ऑफिसर कमांडिंग सुदर्शन चक्र डिवीजन ने युद्ध वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर स्कूली बच्चे, एनसीसी, महिलाएं, बच्चे और पुरुष मौजूद रहे।
आज हम यहाँ पर 1971 के वार विक्ट्री के उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुँचे और जो दिल्ली से चलकर मशाल यहाँ पर पहुँची श्री कर्णपुर श्री गंगानगर ज़िले में, हमने उनका स्वागत किया। बहुत से ऑफिसर्स, कमीशन ऑफिसर्स हमारे पास आए, हमने उनसे बातचीत की और उन्हें वादा किया भी हम भी एक दिन ज़रूर हमारे देश को सर्व करेंगे, हमारे देश की डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे। आज हमने सुबह से मतलब विजय दिवस के समारोह में भाग लिया और एनसीसी वाले कैडेट्स और आर्मी वाले सभी जवान आए हुए थे और आज हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम पहले नग्गी बॉर्डर पे गए थे, वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अब यहाँ श्री करणपुर हाई स्कूल में आए हैं, यहाँ भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था और मुझे यहाँ पर आके बहुत औजस से भर चुकी हूँ। मैं सेना के लोगों को देखकर अपने देश के प्रति जागरूकता, सेना के प्रति जागरूकता और आगे सैनिकों की ज़िंदगी के बारे में जानकारी मिली है। और मैंने यहाँ पर बहुत सी काफ़ी अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं कि क्या क्या हुआ था 1971 में, और इसका एक अलग ही इतिहास हमारे करणपुर ने भी जाना है, क्योंकि यह ख़त्म तो 16 दिसंबर को ही हो गया था, लेकिन करणपुर में नग्गी में 28 दिसंबर को ये ख़त्म हुआ। मैं सबसे पहले अपने विषय में 2 बात रखूँगा। मेरा गांव 2400 बुट्टीवाड़ा, नाम हवलदार सुरजीत सिंह। मैं ये चाहता हूँ खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी लगे आने वाले समय में तो मेरे से कम पानी की, खाने की ड्यूटी करवाई जाए। शादी को यादगार बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन अलवर में हुई इस शादी में न धूम धड़ाका था और न नामचीन बैंड की धुन पर थिरकते बाराती। इसके बावजूद यह शादी चर्चा का विषय बन गई। दुल्हनिया लेने पहुंचा दूल्हा, संविधान को बनाया साक्षी, सुपथ की शपथ। दूल्हा है, दुल्हन है, बाराती है, शादी भी हुई लेकिन बिन फेरे। अग्नि के 7 फेरों की जगह संविधान को साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हो गए। जी हां, कानून जब किताबों में सिमट जाए तो समाज को संविधान की अहमियत बताना फर्ज बन जाता है। ज़माने को बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना युग धर्म बन जाता है। तस्वीरें अलवर में आयोजित शादी समारोह की हैं, जहां एक दलित परिवार ने संविधान को साक्षी मानकर शादी की। भारत का संविधान जो है वो सभी के लिए बना हुआ है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी जो भी रूल फॉलो होते हैं तो इसी को साक्षी मानकर शादी करेंगे। समाज में जो अभी प्रथा चल रही है, दहेज प्रथा, ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है और जब हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो हम शायद कुछ कर सकते हैं। संविधान की शपथ लेकर देशराज और मोनिका परिणय सूत्र में बंध गए और सिर्फ वही नहीं बल्कि शादी में आए मेहमानों को भी संविधान की शपथ दिलवाई गई और तोहफे के रूप में संविधान और बाबा साहेब की लिखी किताबें भेंट की गई। समाज में जो दहेज प्रथा फैल रही है वो एक बहुत ही विषाक्तजनक, बहुत ही घातक वारनी है, जिसको खत्म करके एक समाज को यंग रूप में नई तरीके से कैशलेस शादी करके और अच्छे से जीना, वो ये मेरा मेन उद्देश्य है। बाबा साहेब ने अखंड भारत की जो परिकल्पना की थी, जिसमें सभी की बराबर भागीदारी तय थी, लेकिन हुआ ठीक उलट। इसलिए जीवन में संविधान की स्थापना जरूरी है, क्योंकि संविधान न सिर्फ देशवासियों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करता है, बल्कि समाज में व्याप्त रूढ़िवादी प्रथाओं पर प्रहार कर देश को प्रगति के पथ पर भी अग्रसर करता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजन शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में